हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है आपका सी सी लैंग्वेज कैसी चल रही है? प्रैक्टिस कर रहे हो? कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना के देखते हो या नहीं? अगर कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना के देखते हो, कंपाइल करके देखते हो, उन्हें एग्जीक्यूट करके देखते हो तो बहुत बढ़िया चल रहा है तुम्हारा सी। और साथ साथ आपको कंसेप्ट्स का भी पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, किस प्रोग्राम में हमने कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड की, क्यों की, किस फंक्शन के लिए की, सेमी कॉलन का मतलब क्या है, डेलीमीटर्स का मतलब क्या है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप सब ये सब कुछ कर ही रहे होगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में, कि स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए हम कुछ फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। तो स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। सर अभी कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहेगा जो पहली बार सी को पढ़ रहे हैं, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो एरे का मतलब ही समझ नहीं आएगा कि एरे क्या होता है। सर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एरे का मतलब समझ लेना, एक कलेक्शन है, एक सेट है। एरे का यहाँ पे आप एक मतलब है अभी फ़िलहाल के लिए। आगे हम एरे के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप अभी यहाँ पे इसको ये लिख सकते हो। आप एरे की जगह आप ये लिख सकते हो, स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ करेक्टर्स। आप लिख सकते हो ए स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ करेक्टर्स विच इज़ टर्मिनेटेड बाई ए नल करेक्टर। बाकी आप एरे भी लिखोगे तो वो चलेगा। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ करेक्टर्स विच इज़ टर्मिनेटेड बाई नल करेक्टर। तो मैंने बताया कि स्ट्रिंग कोई भी करेक्टर्स का एक सेट हो सकता है जिसमें लास्ट करेक्टर आपका एक नल करेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल रमेश है, जैसे रमेश के अंदर कौन कौन से करेक्टर होंगे? आर, फिर ए, फिर एम, फिर ई, फिर एस, फिर एच। रमेश के अंदर ये करेक्टर्स हो गए ना, लेकिन लास्ट करेक्टर एक और होगा जिसे हम बैक स्लैश जीरो से लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं नल करेक्टर। तो रमेश के अंदर टोटल करेक्टर कितने हो गए? 7 हो गए। आर, ए, एम, ई, एस, एच एंड नल करेक्टर। तो टोटल 7 करेक्टर्स हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग में क्या होता है, एक करेक्टर ज़्यादा होता है जिसे हम नल करेक्टर बोलते हैं, जिससे हम उसको टर्मिनेट करते हैं, और नल करेक्टर को लिखते हैं बैक स्लैश जीरो से। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पढ़ते हम आगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस बोल रहे हैं जो स्ट्रिंग्स के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं। देयर आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। 4 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे strlen फंक्शन है, strcpy फंक्शन है, strcmp फंक्शन है, और strcat फंक्शन है। ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मोस्टली हम स्ट्रिंग्स के साथ या स्ट्रिंग्स पे अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हम इनको बोल देते हैं। दीज आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब कैसे कैसे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे स्टूडेंट, सबसे पहले आप पढ़ोगे strlen। स्टूडेंट, ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे चारों, इनको यूज़ करने के लिए हमें एक स्पेशल हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है string.h। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी stdio.h के बारे में पढ़ चुके हैं, conio.h के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हमने लास्ट के 2 वीडियोस हैं उनमें हमने math.h के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हम वहाँ पे पावर फंक्शन का यूज़ कर रहे थे। तो मैथ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जब मैथमेटिकल फंक्शन का हमें कहीं ना कहीं यूज़ पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम एक स्पेशल हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है string.h। ठीक है स्टूडेंट्स, string.h में ही आपके ये जो फंक्शंस हैं ये डिफाइंड है। अगर आपको इन फंक्शंस को यूज़ करना है तो आपको string.h को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसा मैं आपको बताता भी हूँ। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो फंक्शन है strlen है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ को बताने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है इंट l इज इक्वल टू strlen राजेश। राजेश मैंने strlen के अंदर एज एन आर्गूमेंट पास कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग इसको इसलिए मैंने डबल कोट्स में लिखा है। राजेश को मैंने डबल कोट्स में लिखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, और strlen फंक्शन इसकी लेंथ बताने के लिए है। तो इंट l लिखा है तो इसकी जो लेंथ आएगी वो लेंथ l वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो जैसे राजेश की लेंथ है यहाँ पे 6 करेक्टर्स हैं, तो इसकी लेंथ भी 6 होगी। तो l वेरिएबल में आपकी जो वैल्यू वो वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मतलब 6 l के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी उसका वो वैल्यू होगी 6। तो 6 इज़ द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ राजेश है। ठीक है। यहाँ पे strlen के साथ मैंने एक
कांस्टेंट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंटली, आप स्ट्रिंग वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इसकी राजेश की जगह। नेक्स्ट स्टूडेंट STR-CAT, ये है इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन, STR से स्ट्रिंग, कैट बना है कॉन्केटिनेशन से, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन है। तो दिस फंक्शन कॉन्केटिनेट्स द स्ट्रिंग्स। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है स्टूडेंट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना, जोड़ना, ज्वाइन करना। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना, जोड़ना ही कॉन्केटिनेट का मतलब होता है। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है STR-CAT, डबल कोट्स में राजेश लिख दिया, राजेश के बाद मैंने स्पेस छोड़ रखा है, थोड़ा सा देखो आप, डबल कोट्स में भी हमने राजेश के बाद स्पेस छोड़ा है डबल कोट्स के अंदर ही। फिर मैंने लिखा कॉमा शर्मा। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा, तो मेरी एक पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी राजेश शर्मा। तो इस तरीके से आपका STR-CAT फंक्शन काम करता है। ये स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मेरा स्टूडेंट्स STR-CMP, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन बोलते हैं हम इसको, स्ट्रिंग कंपेयर। दिस फंक्शन कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए STR-CMP फंक्शन यूज़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में हो गए कि ये दो स्ट्रिंग्स को कैसे कंपेयर कर सकता है, किस बेस पे कंपेयर कर सकता है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता देता हूँ कि ये स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है उनकी आस्की वैल्यू के बेस पे। पहले एक स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स की आस्की वैल्यू निकाल दी जाती है। जैसे रमेश की बात करें, रमेश के मैंने R की अलग आस्की वैल्यू निकालूंगा, A की आस्की वैल्यू, M की आस्की वैल्यू, E की आस्की वैल्यू, S की आस्की वैल्यू, H की आस्की वैल्यू, सबकी आस्की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आस्की क्या क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, आस्की को हम लिखते हैं ASCII, आस्की, ASCII, इससे हम आस्की लिखते हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्चुअल में आपकी जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, आपके जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं, वो हर एक कैरेक्टर्स के बदले में एक आस्की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं आस्की वैल्यूज़, 7 बिट्स होती हैं। ये लेटेस्ट में 8 बिट में भी आती हैं, लेकिन पुराने वर्जन्स में ये 7 बिट होती थी। तो मतलब हर एक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू के बेस पे ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकता है। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है int c इज इक्वल टू STR-CMP STR1, STR2। तो यहाँ पे STR1 और STR2 दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग्स हैं उन वैल्यूज़ को ये कंपेयर कर रहे हैं और रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं C वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चेकिंग भी हमने लगा रखा है, हेयर इफ़ C इज इक्वल टू 0, अगर C की वैल्यू 0 आ जाती है देन बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम ये मान लेंगे कि दोनों स्ट्रिंग सेम है। इफ़ C लेस देन 0 देन STR1 इज लेस देन STR2। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है C की, तो इसका मतलब जो STR1 है वो STR से छोटी है, STR2 से छोटी है। और अगर C की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाती है, ग्रेटर आ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि STR1 इज़ ग्रेटर देन STR2, तब STR1 की वैल्यू STR2 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे इसका मतलब हम सीधा आस्क की वैल्यू से ले रहे हैं। आस्क की वैल्यू के कैलकुलेशंस के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों स्ट्रिंग्स के। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास STR-CPY, ये फंक्शन होता है स्ट्रिंग कॉपी। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रिंग कॉपी। दिस फंक्शन कॉपीज द सोर्स स्ट्रिंग टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। ये सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए इसके लिए हम लिखते हैं STR-CPY। सबसे पहले डेस्टिनेशन स्ट्रिंग आती है, कॉमा सोर्स स्ट्रिंग आती है। तो वैसे ही मैंने लिखा हुआ है STR-CPY डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कॉमा सोर्स स्ट्रिंग। तो इसमें हमेशा हम सोर्स स्ट्रिंग से की कॉपी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में करते हैं। तो जिस स्ट्रिंग में कॉपी करने जा रहे हैं वो हम पहले लिखेंगे और जिसको कॉपी करने जा रहे हैं उसको हम सेकंड आर्गुमेंट बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम इन फंक्शंस को प्रोग्राम्स के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला मेरा प्रोग्राम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताने के लिए है कि स्ट्रिंग की लेंथ को हम कैसे बताएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 3 हेडर फंक्शन को इंक्लूड किया है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड string.h। तो string.h इसलिए लिया है स्टूडेंट्स क्योंकि मैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मेन फंक्शन जरूरी है, मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन के बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये मेन फंक्शन आपका पहला फंक्शन होगा जहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो इसकी बॉडी में इसको जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो मैंने लिखा है इंट एल। मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं लेंथ की स्टोर करूँगा स्ट्रिंग की, और एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, मैंने लिखा कैर नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने 20 लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो इसका मतलब इसमें 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग बन गई, क्योंकि मैंने बताया था ना स्ट्रिंग इज ए एरे ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स।
तो इसके अंदर 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये मेरी एक स्ट्रिंग बन गई और इसमें लास्ट कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनेट नल कैरेक्टर होगा, जिससे इसको टर्मिनेट किया जाएगा, नल कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स प्रिंट एफ से मैं मैसेज डिस्प्ले करवा सकता हूँ स्क्रीन पे। तो प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके मैंने मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया, एंटर ए स्ट्रिंग। अब यूज़र कोई ना कोई स्ट्रिंग डालेगा, तो स्ट्रिंग को यूज़र से एंटर करवाने के लिए मैंने गेट फंक्शन यूज़ किया। अब कोई कई स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन रहेगा, हालांकि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर मैं यहाँ पे स्कैनर फंक्शन यूज़ करता हूँ तो स्टूडेंट्स हम स्पेस नहीं ले सकते बीच में। जैसे उसने पूछा एंटर स्ट्रिंग, मान लो मैंने लिखा है राजेश स्पेस लेके शर्मा लिखा है, राजेश स्पेस शर्मा, लेकिन अगर स्कैनर फंक्शन में यूज़ करता हूँ तो वो सिर्फ राजेश लेगा, ब्लैंक स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर्स कोई भी नहीं लेगा। जबकि गेट फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो ब्लैंक स्पेसेस को भी ले लेता है। तो यहाँ राजेश स्पेस शर्मा पूरा स्टोर होगा, जबकि स्कैनफ रहता तो सिर्फ राजेश राजेश स्टोर होता, स्पेस और शर्मा स्टोर नहीं होता स्कैनफ में। तो स्कैनफ तो आपके ब्लैंक स्पेसेस को इग्नोर करता है, जबकि गेट फंक्शन एक्सेप्ट करता है। अब मुझे लेंथ बतानी है, तो मैंने लिखा है L=strlen ब्रैकेट में नेम। तो इसका मतलब नेम में जो भी वैल्यू मैंने डाली हुई है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को बता देगा, और वो उसकी स्ट्रिंग लेंथ भी हो जाएगी, और वो वैल्यू मेरी एल में स्टोर हो जाएगी। उसको मैंने नीचे डिस्प्ले करवा दिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज %d, एल। तो ये हमें शो कर देगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज जो भी लेंथ होगी। जैसे राजेश पे शर्मा है या सिर्फ राजेश है तो बता देगा, मान लो सिर्फ राजेश है तो ये बता देगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 6। गेट से मैंने आपको बताया था कि यूज़र से वेट करने के लिए कि वो कोई की प्रेस करे, उसके लिए वो वेट करता रहता है वहीं पे। दूसरा स्टूडेंट्स कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, हम दो स्ट्रिंग्स को कैसे कंपेयर करेंगे, दूसरा प्रोग्राम मेरा इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ भी मैंने हेड ऑफ एच को इंक्लूड किया है, str.h को इंक्लूड किया है, con.h को इंक्लूड किया है, string.h को इंक्लूड किया है। मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल लिया int l, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मैंने दो स्ट्रिंग्स लिए हैं, एक str1 लिया है जिसका साइज है 20 और दूसरी लिया है str2 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमेशा कैरी होगा इनका डाटा टाइप, स्ट्रिंग के केस में हम कैर डाटा टाइप का ही यूज़ करेंगे। तो प्रिंट एफ एंटर टू स्ट्रिंग्स आपको मैसेज मिलेगा, आप दो स्ट्रिंग्स डालोगे वेरिएबल से। जैसे आपने पहली स्ट्रिंग मान लो डाली राजेश, एंटर किया, फिर दूसरी स्ट्रिंग डाली शर्मा, फिर एंटर किया, इस तरीके से। तो पहली जो स्ट्रिंग है वो str1 में जाएगी, दूसरी बार जो स्ट्रिंग आप डालोगे वो str2 वेरिएबल में जाएगी। फिर नीचे मैंने लिखा है L=strcmp str1, str2। तो दोनों स्ट्रिंग्स को ये कंपेयर कर देगा और रिजल्ट को स्टोर कर देगा एल के अंदर। वो मैंने नीचे शो करवा दिया था, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज %d, एल। तो एल में जो भी रिजल्ट जाएगा उस रिजल्ट को ये शो कर देगा। लास्ट में गेट सी अच्छा, फिर हमने करली ब्रेसेस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम है मेरा स्टूडेंट्स कॉनकैटेनेट टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मैंने हैश इंक्लूड str.h को इंक्लूड किया है, फिर मैंने corner.h को इंक्लूड किया है, फिर मैंने string.h को इंक्लूड किया। यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया उसके बाद मेरा। तो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स लिए हैं, कैर str1 20, दोनों का साइज मैंने सेम ले लिया, आप अलग अलग भी ले सकते हो, डिपेंड करता है। फिर एंटर टू स्ट्रिंग्स, मैं दोनों स्ट्रिंग्स को एंटर करवा रहा हूँ यूज़र से। मैंने यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज़ किया स्टूडेंट, स्कैनफ का यूज़ नहीं किया, क्योंकि स्कैनफ ब्लैंक स्पेसेस को अलाउड नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन गेट्स करता है। तो मुझे गेट्स ज़्यादा बढ़िया लगता है, बाकी स्कैनफ भी यूज़ कर सकते हो आप। पर प्रिंट एफ द कॉनकैटेनेटेड स्ट्रिंग इज %s लिखा है स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ में देखो %s स्ट्रिंग के केस में होता है। तो यहाँ पे strcat स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन फंक्शन यूज़ किया, और उसमें मैंने str1 और str2 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, कॉनकैटेनेट कर दिया। लास्ट में गेट सी अच्छा है, फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मेरा लास्ट है कॉपिंग द स्ट्रिंग्स, कैसे हम स्ट्रिंग्स को कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट्स मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। पहली हेडर फाइल को इंक्लूड किया मैंने stdio.h, दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड किया corner.h, और तीसरी मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया यहाँ पे string.h। मेन फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग्स ली हैं, पहली स्ट्रिंग ली है मैंने 20 कैरेक्टर्स की जिसका नाम है str1, दूसरी स्ट्रिंग मैंने 20 कैरेक्टर्स के लिए जिसका नाम है str2, लेकिन यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया। आप इनिशियलाइजेशन भी यूज़र से एंटर भी करवा सकते हो। कई बार स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि इनिशियलाइजेशन कितने टाइप का होता है, तो मैं कहूँगा इनिशियलाइजेशन भी दो टाइप का होता है, एक तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और एक होता है डायनामिक इनिशियलाइजेशन।
स्टैटिक इनिशियलाइजेशन तो हम यूज़र से ही ले लेते हैं, जैसे सॉरी हम रन टाइम पे कंपाइल टाइम पे डाल देते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन में। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही मुकेश वैल्यू डाल दी, इस टाइप के इनिशियलाइजेशन को हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जबकि यहाँ पे मैं यूज़र से एक्सेप्ट करवा रहा था, इन केसेस में मैं यूज़र से एक्सेप्ट करवा रहा था दोनों की वैल्यू, तो यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन हो रहा था वो डायनामिक इनिशियलाइजेशन था। जब हम यूज़र से एक्सेप्ट करवाते हैं रन टाइम पे अगर वैल्यूज हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं तो वो मेरा डायनामिक इनिशियलाइजेशन होगा। कंपाइल टाइम पे अगर मैं वैल्यूज मैंने ऑलरेडी डाली हुई है पहले से, तो उसको हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मुकेश मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो ये आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। अब मैंने स्टूडेंट्स लिखा है strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने लिखा है str1, str2। इसमें जो मेरी सोर्स स्ट्रिंग होगी वो तो होगी str2, और जो मेरी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगी वो होगी str1। तो str2 की कॉपी मैं str1 में कर रहा हूँ। अब मेरा डाटा तो str2 में है, मुकेश तो जो मैंने लिखा हुआ है वो str2 में है, वो सेम कॉपी मैंने str1 में भी कर दी। अब मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज %s, और मैंने कॉमा यहाँ पे str1 लिखा है, तो ये मुकेश ही मुझे शो करेगा क्योंकि str2 की कॉपी str1 में हो चुकी है। तो यहाँ पे जो str2 में वैल्यू थी वो str1 में भी है, तो यहाँ पे मुझे शो कर देगा द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज मुकेश। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। वीडियोज़ को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। धन्यवाद।